हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्रा साइंस अकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी। ठीक है, तो इसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था। तो देखिए, इस वीडियो में हम किन किन टॉपिकों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ परागण। ठीक है, परागण किसे कहते हैं? पॉलिनेशन, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे यहाँ? पॉलिनेशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको हम? पॉलिनेशन। और उसके बाद हम समझेंगे यहाँ परागण के प्रकार। ठीक है, परागण जो होगा दो प्रकार का होगा यहाँ, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, तो स्वपरागण की भी फिर विधियाँ पढ़ेंगे हम यहाँ, क्योंकि इसकी दो अवस्थाएं होती हैं स्वपरागण के अंदर, जो हम पढ़ेंगे आगे पता चलेगी। ठीक है, और लाभ और हानि, तो स्वपरागण से हमें क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, उनके बारे में भी हम यह समझेंगे। और उसके साथ साथ हम यह समझेंगे परपरागण और परपरागण की विधियाँ और उसके लाभ और हानियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, और एक एक को हम विद डायग्राम के समझेंगे, विद एग्जाम्पल समझेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो आपके समझ में आएगी, तो वीडियो को स्किप मत करना और पूरी वीडियो को देखना। ठीक है, इससे पहले आपकी 2 वीडियो और अपलोड हो गई है। अगर 2 वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो उन वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, और उसके बाद इस वीडियो को देखना, तो आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और यहाँ तक अपना सभी सुंदर नोट्स बना के तैयार करते रहें, अपना साथ के साथ काम भी पूरा करते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समझते हैं यहाँ परागण क्या है, पॉलिनेशन किसे कहते हैं। तो देखिए, जब आपने पिछली क्लासों में समझा होगा, सबसे पहले परागकोश की संरचना समझी थी। परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, तो परागकोश के परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से इसको डेफिनेशन को हम परिभाषित करेंगे यहाँ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ, सबसे पहले हेडिंग डाली हमने परागकण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे परागकोश के परागकणों का वर्तिकाग्र। ठीक है, परागकोश के परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। अच्छा, पुष्पों में परागण 2 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, पुष्पों में जो परागण होगा वो आपको 2 प्रकार से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से होंगे वो 2 प्रकार? चलिए समझते हैं यहाँ। तो सबसे पहला प्रकार होता है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, या जिसको हम ऑटोगैमी कहते हैं। ठीक है, ऑटोगैमी। और एक होता है दूसरा परपरागण। ठीक है, परपरागण, जिसको हम क्रॉस पॉलिनेशन या पॉलीगैमी कहते हैं। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन या पॉलीगैमी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ स्वपरागण के बारे में। तो स्वपरागण किसे कहते हैं? तो देखिए, स्वपरागण हेडिंग डाली हमने स्वपरागण, जिसको हम सेल्फ पॉलिनेशन या क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑटोगैमी। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ गई। अच्छा, तो ऑटोगैमी देखिए क्या है, तो मैं आपको बता दूं। जब परागकण परागकोश के परागण वर्तिकाग्र पर जाएंगे तो उसकी 2 प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। कैसे? कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हों, एक तो स्थिति ये बनेगी। और दूसरी स्थिति ये बनेगी कि जब एक पुष्प के परागकोश के परागकण उसी पादप के, उसी प्लांट के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएं। ठीक है, प्लांट एक ही रहेगा, प्लांट चेंज नहीं होगा कोई सी भी पोजीशन में, ना फर्स्ट पोजीशन में ना सेकंड पोजीशन में, प्लांट एक ही रहेगा दोनों का। ठीक है, तो बस क्या होगा? वर्तिकाग्र स्थिति बदलेगी। वर्तिकाग्र स्थिति बदलेगी कैसे? कि देखिए यहाँ समझते हैं इसको। सबसे पहले परिभाषा समझो। तो लिखोगे स्वपरागण क्या होता है, तो लिखोगे एक पुष्प के परागकण, यहाँ लिखेंगे हम, जब एक पुष्प के परागकण जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप पादप मतलब प्लांट, उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? स्वपरागण। तो उसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, तो यह तो बात समझ में आ गई। तो स्वपरागण क्या है? जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, तो स्वपरागण की स्थितियां तुम्हें 2 देखने को मिलेंगी यहाँ। ठीक है, डायग्राम में देखिए, इधर 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं तुम्हें। इन दोनों चित्रों में देखिए तो क्या दिखाई दे रहा है कि एक कीट है जो एक पुष्प के उसी पुष्प पे लौट कर आ रहा है। ठीक है, एक पुष्प के वर्तिकाग्र से, मतलब एक पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है। ठीक है, और दूसरे में क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? दूसरे में दिखाई दे रहा होगा कि जी एक पुष्प से कीट उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार के परागण को हम कहते हैं स्वपरागण, और इसकी 2 स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, समझते हैं वो कौन कौन सी 2 स्थितियां होती है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
ले लिया स्क्रीनशॉट। तो चलिए आगे समझते हैं हम। देखिए दो स्थिति कौन कौन सी होंगी। अब हम आगे समझेंगे यहाँ स्वयंपरागण की दो स्थितियाँ होती है। स्वयंपरागण की दो स्थितियाँ होती है। स्वयंपरागण की दो स्थिति होती है। कितनी होती है? दो स्थिति होती है। कितनी स्थिति होती है जल्दी बताओ? दो स्थिति होती है। तो देखिए हम आगे समझते हैं वो कौन कौन सी दो अवस्थाएं हैं। तो जो स्वयंपरागण की दो स्थितियां होती है वो कौन कौन सी दो स्थितियां होती है? देखिए सबसे पहली होती है प्रथम अवस्था। क्या होती है? प्रथम अवस्था। तो प्रथम अवस्था में देखिए क्या होता है, उधर देखिए, जिसमें एक द्विलिंगी पुष्प होता है, वो परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रथम अवस्था। उसके बाद हमें देखने को मिलती है इसमें दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था क्या होती है कि जिसमें एक पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसको हम बोलते हैं दूसरी अवस्था। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? इस अवस्था को सजातीय पुष्पी परागण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो परागण होगा, जो एक पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सजातीय पुष्पी परागण। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई आप सभी को? तो यहाँ तक का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम समझते हैं। तो हम आगे जो समझेंगे ना, अब आगे हम समझेंगे स्वयंपरागण से लाभ, मतलब स्वयंपरागण से हमें क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो स्वयंपरागण जो है वो पादपों में होने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, या पादपों को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, हम आगे समझेंगे स्वयंपरागण से होने वाले लाभ। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। तो चलिए आगे हम समझेंगे स्वयंपरागण के लाभ। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं अब यहाँ स्वयंपरागण के लाभ। ठीक है, स्वयंपरागण से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो देखिए कौन कौन से बेनिफिट्स हैं उनको समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला बेनिफिट्स हमें क्या दिखाई दे रहा है, हम हेडिंग डालेंगे यहाँ स्वयंपरागण से लाभ, बेनिफिट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो देखिए सबसे पहला फायदा तो ये है कि इन स्वयंपरागण से जो पादपों का जो वंश होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट चलता है, शुद्ध चलता है, उसमें किसी प्रकार की कोई मिक्सचरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होगा, शुद्ध वंश चलता है। पहली बात तो याद रखिए। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि इसमें परागण के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ठीक है, इसमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ती हमें दूसरे प्लांट की। क्यों? क्योंकि इसमें सेल्फ पोलिनेशन खुद ही होता रहता है अपने आप से ही। अच्छा, तीसरी बात क्या है कि इसमें पुष्पों को सुगंधता उत्पन्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ना तो कोई रंग की आवश्यकता पड़ती है, ना कोई सुगंध की, ना कोई मधुरता की, कुछ नहीं आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें जरूरत तब पड़ती है अगर हमें दूसरे प्लांट की आवश्यकता पड़ती है, दूसरे पौधे के या दूसरे प्लांट के परागकणों को लेना होता तो हमें जरूरत पड़ती है। क्योंकि कीट वहीं पे पहुंचते हैं जहाँ पे सुगंध हो या कलर ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो कलरफुल और स्मेल वहीं पर कीट पहुंचते हैं, तो वहीं से फिर ज़्यादातर परागण की क्रिया होने की चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो यहाँ खुद ही ऑटोमेटिक चलती रहती है सब सिस्टम यहाँ। तो यहाँ ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए इसमें अधिक परागकणों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है ना, इसमें अधिक परागकणों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से हमने समझे स्वयंपरागण से होने वाले लाभ, बेनिफिट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो अब हम आगे समझते हैं स्वयंपरागण से होने वाली क्या क्या हानियाँ हैं। ठीक है, तो उससे लॉस क्या है हमें स्वयंपरागण से। तो चलिए आगे समझते हैं स्वयंपरागण से होने वाले हानियाँ। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे हम समझेंगे स्वयंपरागण से होने वाली हानियाँ। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो देखिए अब हम आगे समझेंगे यहाँ स्वयंपरागण से होने वाली हानियाँ, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो लॉस है पॉलिनेशन से, वो क्या क्या लॉस हमें हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पीछे समझे हैं स्वयंपरागण से होने वाले लाभ, अब हम समझेंगे इसमें स्वयंपरागण से होने वाली हानियाँ। सबसे पहली बात याद रखिए कि स्वयंपरागण जिन जिन पुष्पों में होता है, तो उन पुष्पों के अंदर या उन पादपों के अंदर जो आनुवांशिक बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती चली जाती हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, और तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी में, इसी प्रकार से स्थानांतरित होती चली जाती है। तो जिसके कारण जो उनके द्वारा बीज बनते हैं, तो बीज बहुत ही कमज़ोर, ठीक है, और बहुत ही वीक होते हैं। तो देखिए कैसे, क्या लिखेंगे हम इसके बारे में यहाँ। तो देखिए सबसे पहली बात, पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक बीमारियाँ स्थानांतरित होती चली जाती हैं। ठीक है, जिससे उत्पन्न बीज संख्या में बहुत ही कम हो जाते हैं, भार में हल्के हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है ना, ये सब किसकी वजह है? सब स्वयंपरागण की वजह से है, क्योंकि बीमारियां स्थानांतरित हो रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उनकी वजह से जो इनके बीज हैं वो संख्या में कम हो रहे हैं, वजन में हल्के हो रहे हैं, ठीक है, कमज़ोर हो रहे हैं। तो वो सब क्या है? स्वयंपरागण के कारण ही होता है। ठीक है, दूसरी बात सुनिए, तो ऐसे बीज शीघ्र नहीं पक पाते हैं। ठीक है, ऐसे बीज जो होंगे वो जल्दी से नहीं पक पाएंगे। अब तीसरी बात याद रखिए इसमें क्या है कि ऐसे बीज जो होंगे वो उत्तम श्रेणी के नहीं होते, बहुत अच्छी क्वालिटी के वो बीज नहीं होते, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं होती उन बीजों की। आगे लास्ट पॉइंट याद रखिए इसका कि इसमें नई जातियों की उत्पत्ति भी नहीं होती है। तो
तो स्वपरागण अगर यदि हो रहा है रेगुलर, तो उसमें नई जातियों की उत्पत्ति का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नई जातियाँ उत्पत्ति कब होती है? जब कहीं पे ना कहीं पे क्रॉस होता हो थोड़ा बहुत। तो क्रॉस होने की वजह से ही नई जातियों या नई किस्मों का निर्माण होता है। और यहाँ पे कोई किस्म नहीं बनेगी, नहीं कोई जाति बनेगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कोई पॉलिनेशन हो ही नहीं रहा है इस प्रकार से। तो इसमें तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस चल रहा है कि एक पुष्प का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच रहे हैं या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच रहे हैं, ठीक है ना। तो जब तक एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पादप के दूसरे पुष्प पे ना पहुंचेंगे, तब तक वहाँ जहाँ क्रॉस पॉलिनेशन होगा वहीं से नई जातियों की उत्पत्तियों के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये बात समझ लीजिए। तो यहाँ तक का वर्ग जल्दी से नोट कर लीजिए। अब आगे हम समझेंगे परपरागण, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है परपरागण क्या है, परपरागण की विधियाँ। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो वीडियो को रोक करके, ठीक है। तो आगे समझेंगे हम परपरागण और परपरागण के प्रकार। हम आगे समझते हैं यहाँ परपरागण, ठीक है। परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन जिसको हम कहते हैं या एलोगैमी कह लें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको हम? एलोगैमी। तो देखिए परपरागण होता क्या है। तो परपरागण जब परागण की क्रिया किसी दूसरे पुष्प पर, ठीक है, परागकण जाते हैं तो उसी को हम परपरागण कहते हैं। तो देखिए क्या होता है परपरागण, जब परागण समान जाति के दूसरे पादपों के मध्य या दूसरी जाति के पादपों के मध्य होता है, ठीक है। तो दूसरे या तो परागण जो होगा वो दूसरे पुष्प के साथ होगा या दूसरी जाति के किसी दूसरे पुष्प के साथ होगा, ठीक है। या तो उसी जाति का पौधा हो सकता है, दूसरा पुष्प होना चाहिए, या दूसरी बात याद रखनी है दूसरी जाति का पौधा हो और वो उस पर भी दूसरा पुष्प होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कि उस प्लांट के पुष्प पे तो परागण होगा ही नहीं इसमें, तो इसमें जो पुष्प होगा वो दूसरे पौधे का होगा, ठीक है ना। ये बात याद इसमें समझनी है। तो देखिए दोबारा से समझिए, जब परागण समान जाति का मतलब ये है जैसे कि आम है, आम का पौधा है तो आम का ही पौधा होगा, गेहूँ है तो दूसरा भी गेहूँ का पौधा होगा, उसको बोलते हैं समान जाति, ठीक है। मक्का है तो मक्का का ही पौधा होगा दूसरा भी। तो ये समान जाति हो गई। समान जाति या दूसरे पादपों के मध्य है, ठीक है, समान जाति के दूसरे पादपों के मध्य है या दूसरी जाति के पादपों के मध्य होता है, तो इस प्रकार के परागण को हम परपरागण कहते हैं या परनिषेचन कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में जीनोगैमी कहते हैं, ठीक है, जीनोगैमी कहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि परागण में दोनों पुष्प, ठीक है, परागण में दोनों पुष्प इस परागण में दोनों पुष्प क्या होंगे? अलग अलग पादपों पर लगे रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो इसकी ये है कि इस परागण के अंदर दोनों पादपों के पुष्प, मतलब इस परागण के अंदर दोनों पुष्प अलग अलग पादपों पर लगे होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब देखिए आगे हमें समझना है यहाँ परपरागण की विधियाँ। तो परपरागण की जो विधियाँ हैं वो कितनी सारी हैं, तो निम्न प्रकार की होती हैं। परपरागण जो है ये हमारा जो परागकण होते हैं वर्तिकाग्र पर स्वयं नहीं जाते, जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र पर स्वयं नहीं जाते, तो इनको पहुंचाने के लिए किसी न किसी मीडियम की तो आवश्यकता पड़ती है, मतलब किसी न किसी माध्यम की तो जरूरत पड़ती है हमें। तो ये जो माध्यम होते हैं इनको हम जैव और अजैविक माध्यम बोल देते हैं, जैविक माध्यम और अजैविक माध्यम। तो देखिए ये यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखोगे कि एक पुष्प के परागकणों को दूसरी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ठीक है, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए जैविक साधन कौन कौन से होते हैं? कीट, चिड़िया, मनुष्य आदि, ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं? जैविक साधन होते हैं। तथा अजैविक साधन कौन कौन से होते हैं? जैसे वायु, जल आदि की जरूरत होती है, ठीक है, आदि की जरूरत होती है, और इन्हीं के आधार पर हम इनके वर्गीकरण को समझते हैं। जो परपरागण होता है वो निम्न प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ तक का जल्दी से नोट करो, फिर आगे हम समझेंगे। इसके बाद कर लिया नोट? तो देखिए अब आगे, तो देखिए अब हम आगे समझते हैं यहाँ। तो आगे देखिए, जैविक तथा अजैविक साधनों के आधार पर परपरागण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का, जो मैंने आपको बताए थे पीछे। जैव और अजैविक साधन होते हैं इनके परागकणों को एक वर्तिकाग्र पर पहुंचाने के लिए, ठीक है, किसी ना किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो इसी के आधार पर इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है? देखिए वायु परागण, दूसरा क्या हो जाएगा? जंतु परागण, और तीसरा क्या हो जाएगा? जल परागण, ठीक है। तो 3 प्रकार के हम यहाँ परागण समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं वायु परागण। तो देखिए अब समझते हैं वायु परागण क्या होता है। सीधी सी बात है कि पुष्पों में वायु की सहायता से होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं। पुष्पों में वायु की सहायता से होने वाले
परागण को वायु परागण कहते हैं। देखो डायग्राम में देखो इधर, जैसे मक्का है तो मक्का में कौन सा परागण होगा, मक्का में वायु परागण होगा। गेहूं में कौन सा परागण होगा, गेहूं में। सेलिक्स एक पौधा होता है, सेलिक्स के अंदर भी किसमें होगा, तो वो सब हमारे वायु परपरागित पुष्प होते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे, तो होने वाला परागण को वायु परागण कहते हैं तथा इन पुष्पों को वायु परागित, ठीक है, वायु परागित पुष्प कहते हैं। किनको, वायु परागित पुष्प कहते हैं। जैसे गेहूं, मक्का, जई, ठीक है, और सेलिक्स आदि में सभी में क्या होगा, इनमें सभी में वायु परागण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। अब हम समझेंगे यहाँ कि वायु परागित पुष्पों की क्या खास बातें होती हैं, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी होंगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। तो चलिए देखो आगे समझते हैं हम। तो देखिए हम आगे समझते हैं वायु परागित पुष्पों की क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, तो इनके जो पुष्प होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और जो परागकण होंगे वो भी छोटे होंगे और जो पुष्प होते हैं ना वो आकर्षण रहित होंगे। आकर्षण रहित का मतलब ये है कि उनमें किसी प्रकार का आकर्षण मतलब चमक नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर नहीं होती देखने में। तो देखिए कौन कौन सी खास बातें, चलो समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहला नंबर एक पॉइंट पर देखिए, पुष्प छोटे और आकर्षण रहित होते हैं। दूसरा, ये जो पादप होंगे कैसे होंगे, एकलिंगी होते हैं। और तीसरी बात क्या है, इनके जो दल और बाह्य दल होंगे वो अनुपस्थित होंगे या बहुत ही ज़्यादा छोटे होंगे। ठीक है, या तो होंगे ही नहीं, होते भी हैं तो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी बात क्या है, जो परागकोशों में, इनके में परागकोशों में प्रचुर मात्रा में परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा संख्या में इनके परागकण होंगे। और उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ, पुंकेसर के जो तंतु होंगे पतले और लंबे होते हैं। ठीक है, पुंकेसर के जो तंतु होंगे वो बहुत ही लंबे होंगे। ठीक है, पुंकेसर के जो तंतु हैं, पुंकेसर के तंतु पतले और बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई तुम्हारे, दोबारा से समझ लीजिए। जो पुष्प के छोटे और आकर्षण रहित होंगे, जो पुष्प जो होंगे, दोबारा समझ लो, पुष्प छोटे और आकर्षण होंगे, एक लिंगी पुष्प होते हैं, इनके दाह्य दल और बाह्य दल अनुपस्थित होंगे। ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा छोटे होंगे। परागकोशों में परागकण जो होंगे बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो फटाफट यहाँ तक का, और फिर आगे हम समझते हैं जल परागण। अब हम समझेंगे यहाँ जंतु परागण। क्या समझेंगे, जंतु परागण। ले लिया स्क्रीनशॉट, कर लिया नोट। तो ठीक है, देखिए आगे स्टूडेंट्स, अब हम आगे समझते हैं जंतु परागण। ठीक है, जिसको जूफिली भी कहते हैं। तो देखिए जंतु परागण क्या होता है, पुष्पों में जंतुओं की सहायता से होने वाले, पुष्पों में जंतुओं की सहायता से होने वाले परागण को जंतु परागण कहते हैं। और इस परागण में बहुत सारे जंतु जैसे कीट, चमगादड़, मनुष्य, हाथी, ठीक है, सभी सहायता करते हैं। तो देखिए आगे क्या लिखेंगे हम इसके बारे में, कि परागण को जंतु परागण कहते हैं। इसमें कीट, पक्षी, घोंगे, चमगादड़, हाथी तथा मनुष्य आदि सहायता करते हैं। तो आदि के द्वारा ये हमारा जंतु परागण संपन्न होता है। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं इनमें कुछ इनके पार्ट्स हैं। जैसे जंतु परागण के अंदर कीट परागण है ना, और बहुत सारे परागण हैं इसके अंदर, उनको हम एक एक करके समझते हैं। तो अब हम आगे समझेंगे कि जंतु परागण कैसे होता है, पक्षी परागण कैसे होता है, कीट परागण कैसे होगा, वो सब हम आगे एक एक चीज़ को विद डायग्राम के समझेंगे। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट करो फटाफट से, फिर आगे हम समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे पक्षी परागण, ठीक है, या कीट परागण। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो देखिए अब आगे समझते हैं हम। अब हम यहाँ समझेंगे कीट परागण, एंटोमेफिली। तो कीट परागण क्या होता है, तो देखिए अधिकांश पादपों में या अधिकांश पुष्पों में जो परागण की क्रिया होती है वो सबसे ज़्यादा जो देखी गई है परागण के अंदर, वो कीट परागण ही देखा गया है। सबसे ज़्यादा कीट परागण होता है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें कीट एक पुष्प के उसके सुगंध या उसके रंग के कारण उस पुष्प पर जाकर बैठते हैं। बैठने के बाद जो उसके परागकोश के परागकण होते हैं उनके परों से या उसकी बॉडी के कहीं पार्ट से चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद जैसे ही वो कीट वहाँ से उड़ करके दूसरे पुष्प के पर जाकर बैठता है तो उसके जो वर्तिकाग्र पर जाकर उसके कीट के परागण लग जाते हैं, और लगने से ही वहाँ पर परागण की क्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखोगे इसके बारे में यहाँ पे। तो अधिकांश पुष्पों में पर परागण कीटों की सहायता से ही होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण कौन कौन से में देखो, सॉल्विया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में आता है यहाँ से क्वेश्चन। सॉल्विया, धतूरा, मक्का तथा अंजीर। ठीक है, अंजीर भी इंपॉर्टेंट है हमारा। अंजीर और सॉल्विया दोनों के ऊपर हमारा बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं, तो दोनों के ऊपर हम क्वेश्चन समझेंगे। इनके लिए अलग वीडियो बनाएंगे हम, सॉल्विया में कीट परागण और अंजीर में कीट परागण। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इसको डिटेल से नहीं समझेंगे, तो सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि जो कीट परागण है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए डायग्राम आप देख रहे होंगे, ये सॉल्विया का कीट परागण दे रखा है। ठीक है, तो सॉल्विया का कीट परागण है, इसके ऊपर डिटेल से हम वीडियो बनाएंगे, जब उसमें वहाँ से आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए अब हम आगे समझेंगे यहाँ पक्षी परागण क्या होता है। ठीक है, पक्षी परागण देखिए इसमें क्या है, कुछ विशेष पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सुगंधित और आकर्षित होते हैं। ठीक है, सुगंधित आकर्षित का मतलब ये है बहुत ज़्यादा सुगंध देंगे और बहुत ही ज़्यादा मतलब रंग वाले होते हैं, ज़्यादातर ये लाल रंग के होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होते हैं, पक्षी
इनके रस को चूसने के लिए इनकी जो पराग कोशिका होती है, ठीक है, उसमें अपनी चोंच को डालते हैं। तो चोंच को डालते हैं तो वहाँ से इनके जो पराग कण होते हैं वो इनके सिर पे या चोंच पे लग जाते हैं, क्योंकि वो चिपचिपे होते हैं बहुत ज़्यादा। अब जब वो वहाँ से उड़ करके दूसरे पुष्प पे जाएंगे और वहाँ पे बैठेंगे तो वहाँ पर बैठने के बाद उनका जो परागण है वहाँ से क्रिया पूरी हो जाती है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से इसको हम लिखते हैं। तो पक्षी पुष्पों के रंग तथा सुगंध से आकर्षित होते हैं और एक पुष्प से दूसरे पुष्पों पर क्या करते हैं, एक पुष्प से दूसरे पुष्पों पर भ्रमण मतलब घूमते रहते हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं, जिससे परपरागण पूरा हो जाता है, जिससे परपरागण होता है। जैसे बिग्नोनिया में, ठीक है, इधर देखिए बिग्नोनिया में तुम्हें दिख रहा होगा कि एक पक्षी है और वो पुष्प से उसके जो पराग कोशिका होती है उससे रस को चूसता है, ठीक है। ये अब एक जो चिड़िया होती है ये उसके अंदर चोंच को डालती है, जब चोंच को डालती है तो उसके जो परागकण होते हैं, परागकण वो उसके अंदर ही चिपक जाते हैं, ठीक है, चोंच पर चिपक जाएंगे, उसके सिरे से चिपक जाते हैं और जैसे ये यहाँ से उड़ करके दूसरे पुष्प पे जाएगा तो वहाँ से परागण की क्रिया पूरी हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम समझते हैं जल परागण क्या होता है। जल परागण ले लिया स्क्रीनशॉट। तो देखिए अब आगे हम समझेंगे यहाँ जल परागण। तो देखिए अब हम आगे समझेंगे यहाँ जल परागण क्या है, जिसको हम हाइड्रोफिली भी कहते हैं। जल परागण क्या होता है, जिसको हम हाइड्रोफिली भी कहते हैं। तो देखो जल परागण ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कुछ नहीं होता। इसके अंदर क्या है कि जो जलीय पौधे होते हैं वो खासकर जल के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। नर भी और मादा भी दोनों पुष्प क्या होंगे, जल के अंदर ही पाए जाएंगे। और उनमें होता क्या है कि जैसे परागकण या नर पुष्प परिपक्व होते हैं तो उनके परागकण, ठीक है, जल की सतह पर तैरने लगते हैं। उसी समय पे फिर जो मादा पुष्प होता है, मादा पुष्प प्यालीनुमा बन करके वो भी पानी की सतह पर आ जाते हैं, जिससे परागकण उस प्यालीनुमा संरचना में मतलब फूल के अंदर पहुंच जाते हैं। अब पहुंचने के बाद जो उसका पुष्पवृंत होता है, मादा पुष्प का पुष्पवृंत, ठीक है, मादा पुष्प का जो पुष्पवृंत होगा वो कुंडलित होकर के उसको द्वारा से पानी के अंदर निगमन करने के लिए छोड़ देता है वहाँ पे। तो देखिए इसमें इसी प्रकार से होता है। तो हम क्या समझेंगे इसमें, यहाँ पर देखिए पुष्पों में जल की सहायता से होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं। जैसे वेलिसेनेरिया में, तो मैंने जो उदाहरण समझाया तुम्हें वेलिसेनेरिया का, तो देखिए वेलिसेनेरिया में जो जल परागण होगा वो किस प्रकार से होगा। तो वेलिसेनेरिया जो होता है इसमें नर और मादा पुष्प दोनों जल के अंदर ही रहते हैं और जैसे ही नर पुष्प परिपक्व होता है तो उसके परागकण पानी की सतह पर तैरने लगते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर डायग्राम में तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ, तो पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो मादा पुष्प होता है वो भी प्यालीनुमा संरचना बना करके इस तरह से वो भी पानी की सतह पर आ जाते हैं। देखिए डायग्राम में दिख रहा है पानी की सतह पर दिखाई दे रहे होंगे। अब उनमें जो मेल के जो परागकण थे वो उस थैलीनुमा संरचना के अंदर मतलब पुष्प के अंदर चले जाएंगे और जाने के बाद में वहाँ से परपरागण की क्रिया पूरी हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो पुष्पवृंत होता है, जो मादा पुष्प का पुष्पवृंत होगा वो कुंडलित होकर के द्वारा से जल के अंदर ही उसको पहुँचा देता है वहाँ पे और वहाँ से उसका फल का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जल परागण पूरा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और कोई डाउट आ रहा हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताते रहा करो। तो उसके आधार पर फिर मैं उसका संशोधन कर देता हूँ अगली वीडियो में। अब हम समझेंगे यहाँ परपरागण से होने वाले लाभ और उसके बाद हम समझेंगे यहाँ परपरागण से होने वाली हानियाँ, ठीक है। तो यहाँ तक का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो यहाँ तक। फिर अब हम आगे समझेंगे यहाँ परपरागण से होने वाले लाभ। ले लिया स्क्रीनशॉट, कर लिया नोट। तो देखिए अब हम आगे समझते हैं यहाँ परपरागण से लाभ, बेनिफिट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन से क्या फ़ायदे हमें, ठीक है। तो देखिए सबसे फ़ायदे हमारे ये है कि इनसे बने फल बहुत ही बड़े और स्वादिष्ट होते हैं, ठीक है। तो इनसे बनने वाले फल कैसे होंगे, आकार में बड़े होंगे और स्वादिष्ट होते हैं। दूसरी बात, इनमें बीजों की जो संख्या होती है बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। तीसरी बात क्या रहेगी कि इनसे उत्पन्न बीज बड़े होंगे, स्वास्थ्य होंगे और अच्छी नस्ल वाले होते हैं, ठीक है, अच्छी नस्ल वाले होते हैं, मतलब उत्तम किस्म वाले होते हैं, कहना मतलब ये है। फोर्थ पॉइंट पर देखिए, इनसे उत्पन्न पादपों की नई जातियाँ उत्पन्न की जा सकती है। इनके द्वारा जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, परपरागण होता है, इसके द्वारा नई जातियाँ विकसित की जा सकती है और होती है। देखा होगा तुमने, अब कितने कोई भी फसल ले लो, गेहूं की फसल ले लो, उसके अंदर कितनी वैरायटी आती है, मक्का ले लो, मक्का के अंदर कितनी वैरायटी आती है। तो ये सब कहाँ से उत्पन्न हो रही है, सब ये परपरागण की सहायता से ही उत्पन्न होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं परपरागण से फिर कुछ हानियां भी तो हैं भाई, इनसे नुकसान क्या है, फिर अब फायदे तो इनके नुकसान भी होंगे। चलो उन नुकसानों को भी समझ लेते हैं, तो नुकसान कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करो, फिर आगे हम समझते हैं परपरागण से होने वाली हानियां। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे समझेंगे यहाँ परपरागण से होने वाली हानियां। तो इनसे हमें क्या लॉसेस हैं क्रॉस पॉलिनेशन से, तो इनसे हमें कुछ हानि भी होती है। तो कौन कौन सी वो हानियां होती है, तो देखिए सबसे पहली हानि क्या है, नंबर 1, साधनों के अभाव में। भाई साधन कौन कौन से थे, जैविक साधन, अजैविक साधन, जैसे कि वायु, कीट, जंतु, ठीक है ना, पक्षी, ये सब हमारे क्या थे, जल परागण, वायु, ये सब माध्यम ही तो थे। तो इन्हीं माध्यमों के अभाव में मतलब इनकी कमी हो जाती है। तो क्या होता है, अधिकांश पुष्प परपरागित
होने से वंचित रह जाते हैं, मतलब उनमें परागण की क्रिया हो ही नहीं पाती है। जब माध्यम की कमी हो जाती है, जल माध्यम हुआ, वायु माध्यम हुआ, जंतु माध्यम हुआ, ठीक है, बहुत सारे माध्यम मैंने आपको पीछे समझाया है, पढ़ के आया हुआ पीछे। तो इनके अभाव में, इनकी कमी के कारण क्या होते हैं, बहुत सारे पुष्प हमारे ऐसे रह जाते हैं जिनमें परागण की क्रिया हो ही नहीं पाती है, वो बेकार हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नुकसान तो ये हुआ। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात क्या होती है, इसमें पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो जब तक वो इंतजार करते हैं जब तक दूसरा पुष्प के परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचेंगे, जब तक उनमें परागण की क्रिया नहीं होती है, इसलिए वो दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहते हैं। उसके बाद देखिए तीसरी बात क्या होती है, परपरागित बीज सदैव संकर या हाइब्रिड ही होते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा कैसे बीज प्राप्त होंगे, हमें संकर ही बीज प्राप्त होंगे, हाइब्रिड टाइप के बीज प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, तो यहां तक हमने समझ लिए परपरागण क्या है। सबसे पहले हमने क्या समझा था, परागण। परागण किसे कहते हैं कि परागकोश के परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण की क्रिया कहलाती है। तो परागण कितने प्रकार के थे, परागण की क्रिया दो प्रकार की हो रही थी, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है दोस्तों, तो परपरागण क्या था, तो परपरागण सॉरी स्वपरागण पहले समझेंगे स्वपरागण। तो देखिए स्वपरागण क्या था कि जिसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के परागकोश पर वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे थे, तो उस क्रिया को हम कह रहे थे स्वपरागण। ठीक है, और स्वपरागण की भी दो अवस्थाएं थी, एक तो वो जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे थे। ठीक है, और दूसरी अवस्था ये थी कि जब एक पुष्प के परागकण एक पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे थे, तो उस अवस्था को हम दूसरी अवस्था जानते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें दो अवस्थाएं प्राप्त थी। अब परपरागण की बात करें तो परपरागण क्या होता है, परपरागण जब एक ही पुष्प के, ठीक है, दूसरे पादप के पुष्प पे या उसी जाति के या दूसरी जाति के दूसरे जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसको हम बोलते थे वहां परपरागण। ठीक है, परपरागण को जैविक और अजैविक माध्यम से या साधनों पर निर्भर होना पड़ता है, उसके लिए माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। अगर माध्यम नहीं होंगे तो परपरागण की क्रिया पूरी नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो ये सब चीजें हमने यहाँ तक की वीडियो में समझे हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे लास्ट होगी दोस्तों। उसके तो निषेचन, तो जो अब इसके बाद जो वीडियो होगी ना वो निषेचन और निषेचन के पास होने वाली घटनाएं। तो अब जो भी टॉपिक हमारा बचा है वो इस वीडियो में कवर हो जाएगा पूरा। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उसमें हमारे चैप्टर पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा और उसी के अंदर हम इंपोर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को भी हल करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, ऐसी वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है ना, तो जब वीडियो को आप देख लेते हो तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो आपको कैसी लगी। और दूसरी बात, यदि आपको वीडियो में कोई चीज़ की डिफॉल्ट नजर आता है, तो कोई चीज़ कमी आती है, कोई चीज़ लिखने में या बोलने में, कोई आवाज़ में कोई परेशानी आती है आपको, ठीक है, तो उसको कमेंट करके बताओ और उसका फिर समाधान में अगली वीडियो में पूरी तरह से कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही समझना था हमें, आपका और हमारा इतना ही साथ था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।